अब आप लोग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग प्रीवियस लेक्चर देख चुके होगा ना। हम लोग छोटी छोटी बातें उसमें देख रहे थे। आज कुछ और भी बेसिक बातें करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखें, हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे थे। इसमें कुछ और भी बेसिक बातों में आता है, जैसे कि हीट कैपेसिटी। हम लोग कैलोरीमेट्री नहीं पढ़े हैं, तो अभी कुछ बातें हम लोग करेंगे जो कैलोरीमेट्री से रिलेटेड होगा, है ना। तो अभी वो थर्मोडायनेमिक्स में भी यूजफुल होगा, एज वेल एज कैलोरीमेट्री जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को ये काम आएगा। इसलिए ध्यान से पढ़ें, है ना। वहाँ पे फिर से बतलाया नहीं जाएगा, बट जो भी बतलाने जा रहे हो बेसिकली ये कैलोरीमेट्री से ही बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे देखें, हम लोग पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी में क्या है, जैसे मान लो कोई सब्सटेंस से कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर कुछ रहा हो। इनिशियल टेम्परेचर मान लो इसका T है, पहले से इसका मान लो किसी टेम्परेचर T पे रखा हुआ है, एंड हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज कराना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो मैकेनिकल मीन्स जिसके थ्रू इसका टेम्परेचर इंक्रीज करा सकते हैं, दूसरा इसमें कुछ हीट ऐड करना पड़ सकता है ना। तो अगर हम लोग इसमें हीट प्रोसेस के थ्रू बात करें तो इसका टेम्परेचर हम बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें कुछ हीट देना पड़ेगा। तो मान लो हमने इसमें कितना हीट सप्लाई करा, डेल्टा क्यू। इस सब्सटेंस को हमने, इस सिस्टम को हमने डेल्टा क्यू हीट सप्लाई करा। तो पहले टेम्परेचर T था, और अब इसका डेल्टा क्यू जब हीट हमने दिया, इसका फाइनल टेम्परेचर मान लो T प्लस डेल्टा क्यू, है ना। पहले टेम्परेचर T था, डेल्टा क्यू हीट दिया, तो कितना हो गया फाइनल टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T। मतलब टेम्परेचर कितना चेंज हो गया डेल्टा क्यू हीट देने से, डेल्टा T। तो यहां से कह सकते हैं डेल्टा T इंक्रीमेंट के लिए कितना हीट रेस्पॉन्सिबल है, डेल्टा Q। तो अगर यूनिट टेम्परेचर को इंक्रीज कराना होता तो कितना हीट देना पड़ता, इतना टेम्परेचर इंक्रीज कराने के लिए इतना हीट। तो यूनिट टेम्परेचर को अगर इंक्रीमेंट देना हो तो फिर कितना हीट देना पड़ेगा, यूनिट के केस में डेल्टा Q बाई डेल्टा T कितना देना पड़ेगा। तो ये जो टर्म देख रहे हैं डेल्टा Q बाई डेल्टा T, मतलब किसी सब्सटेंस के यूनिट टेम्परेचर को अगर बढ़ाना हो तो उसके लिए हमें जितना हीट सप्लाई करना पड़ता है, उतने अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग कहते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, है ना। यहाँ पे आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ये कोई कंटेनर है ना, इसमें पानी है, इसमें कुछ पानी है ना। अगर हम लोग इस पानी को सिस्टम मान लें, इस पानी का भी कुछ टेम्परेचर होगा। अगर इसके टेम्परेचर को हम इंक्रीज कराना चाहते हैं तो हीट करना होगा, है ना। तो हम इसके टेम्परेचर को यूनिट डिग्री से इंक्रीज कराना चाहते हैं। मतलब अगर मान लो इसका टेम्परेचर है 14 डिग्री सेल्सियस और हम इसे करना चाहते हैं 15 डिग्री सेल्सियस, तो उसके लिए कुछ हीट देना पड़ेगा। तो जितना हीट देने से इसका 1 डिग्री इंक्रीज कर जाए, दैट गिवन अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे डेल्टा Q बाई डेल्टा T, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इंक्रीमेंट ऑफ अ सब्सटेंस। अगर हम लोग एलिमेंट्री केस में बात करें, एलिमेंट्री केस जो हीट कैपेसिटी होगा दैट इज dQ बाई dt। एलिमेंट्री केस में अगर बात किया जाए तो हीट कैपेसिटी क्या होगा, dQ बाई dt। ठीक है, इसमें आप इसका डेफिनेशन लिख लें, द हीट required to raise the temperature, the heat required to raise the temperature of a given body
raise the temperature of a given body by 1 degree Celsius. 1 degree Celsius is called its heat capacity. Is called its heat capacity. इसमें आप यूनिट लिख सकते हैं जूल पर केल्विन या फिर कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। जूल पर केल्विन भी ले सकते हैं, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस भी ले सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, है ना। तो यह था हीट कैपेसिटी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसे हम लोग एस से डिनोट करते हैं, है ना। ये डिनोशन पे हमें जाना नहीं है, मैंने समझना कि होता क्या है। अलग अलग किताबों में अलग अलग जगहों पे आप डिनोशन देखोगे, कुछ भी दे सकता है वो, तो डिनोशन की वजह से आप कंफ्यूज ना हो। कहीं कहीं पे आप देखोगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सी डिनोट करेगा, कहीं कहीं पे देखोगे स्मॉल एस डिनोट करेगा, है ना। तो डिनोशन के पीछे हमें नहीं भागना, हमें लॉजिक के पीछे, कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है, ठीक है। तो हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एस मान लिया, ठीक है, एस डिनोट कर दिया। तो इसमें क्या बोला गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, यहाँ क्या था कि किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी सिस्टम के लिए अगर हम लोग बात करें तो उसका यूनिट डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट हमें सप्लाई करना पड़ता है, दैट गिवन अमाउंट ऑफ हीट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे ये कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस से ये नहीं मालूम है। हीट कैपेसिटी में पूरे सब्सटेंस के लिए बात किया जाता है, ठीक है। बट अगर हम लोग बात करें कि जैसे इसमें इस कंटेनर में पानी है ना, इसका कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ मास भी होगा इसका। मान लो सपोज ये 200 ग्राम पानी है, सपोज, है ना, 200 ग्राम पानी है। तो अगर इसके 200 ग्राम पानी का हम 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ हीट देना पड़ेगा, है ना। फिर से सुने, इस 200 ग्राम पानी का अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना चाहते हैं तो मान लो कुछ हीट देना पड़ा, सपोज 10 जूल देना पड़ा, 10 कैलोरी देना पड़ा, सपोज, है ना, 10 कैलोरी। तो 200 ग्राम के लिए 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें कितना देना पड़ा, 10 कैलोरी जूल, 10 कैलोरी हीट देना पड़ा। तो ये तो 200 ग्राम के लिए हुआ। अगर ये 1 ग्राम, इसके 1 ग्राम, इस पानी का अगर 1 ग्राम दे दिया जाए, है ना, इसके 1 ग्राम को, इसके यूनिट ग्राम को इंक्रीज करने के लिए, यूनिट ग्राम के 1 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज करने के लिए जो हीट चाहिए, दैट अमाउंट ऑफ हीट गिवन इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सिंपली आप ये समझ सकते हो कि जो हीट कैपेसिटी है वो पूरे अमाउंट के लिए डिफाइंड होता है ना, पूरे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए डिफाइन होता है। बट जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो उस सब्सटेंस के यूनिट अमाउंट के लिए डिफाइन किया जाता है, यूनिट अमाउंट के लिए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस है ये, ठीक है, इसका कुछ मास रहा होगा, ठीक है, इसका मास सपोज m है, इसका इनिशियल टेम्परेचर भी कुछ रहा होगा, मान लो T। हम इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हमने इससे कुछ हीट सप्लाई करा एंड इसका जो फाइनल टेम्परेचर हो गया वो T प्लस डेल्टा T मिला, ठीक है, T प्लस डेल्टा T मिला। तो यहाँ पे कितना टेम्परेचर बढ़ गया, डेल्टा T। कितना हीट देने पे, डेल्टा T। बट कितने अमाउंट ऑफ मास हो, m मास हो, है ना। तो m मास को इतना हीट देने पे डेल्टा T इंक्रीमेंट हुआ। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, डेल्टा T इंक्रीमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है डेल्टा Q। यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा डेल्टा Q बाई डेल्टा T। तो कह सकते हैं कि इस सब्सटेंस को अगर इतना हीट देते हैं तो इसका 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होगा। इसका मतलब किसका, m मास का। तो m मास का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए इतना हीट चाहिए, तो यूनिट मास का अगर 1 डिग्री बढ़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा, ये तो m मास के लिए है, दिस इज फॉर m। अगर हम यूनिट मास के लिए बात करें, यूनिट मास के लिए, तो
यूनिट मास के लिए अगर बात करें तो फिर क्या करना होगा, m मास के लिए रिस्पॉन्सिबल इतना ही, तो यूनिट के लिए इसमें m से डिवाइड करना पड़ेगा एंड दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये जो टर्म देख रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो यहाँ से आप S इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, या फिर इसे ये भी लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ये लिख सकते हैं, है ना। अगर हम लोग यहाँ भी एलिमेंट्री सिचुएशन में बात करें तो यहाँ भी डेल्टा को रिप्लेस कर सकते हैं स्मॉल डी से। ये एलिमेंट्री सिचुएशन हम लोग डेल्टा को रिप्लेस कर सकते हैं स्मॉल डी से, ना क्या लिख सकते हैं, इन एलिमेंट्री केस S is equal to dq by m dt or dq equals to ms dt, ऐसा लिख सकते हैं। एक बात यहाँ पे और आपको ध्यान रखना है, आप मैकेनिक्स पढ़ चुके हो, काइनेटिक्स पढ़ चुके हो, उसमें देख रहे होगे जहाँ भी आप डेल्टा लेकर के डिफाइन करते थे, जैसे अगर हम लोग एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो वहाँ भी डेल्टा का यूज करते थे, है ना, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी ऐसा लिखते थे। एवरेज एक्सेलरेशन की बात करें तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, इस तरह से कुछ हम लोग लिखा करते थे, है ना। तो एक्चुअली जो डेल्टा होता है दैट बेसिकली गिव्स अस द आइडिया अबाउट एवरेज वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो एस है, ये एस एक्चुअली क्या है, एवरेज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसलिए एवरेज वैल्यू। यहाँ भी जो हम लोग इसके पहले हीट कैपेसिटी में बात किए थे, वो भी जो हम लोगों ने डिफाइन करा हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, दैट इज एक्चुअली एवरेज वैल्यू, है ना, वो एवरेज वैल्यू होता है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं एस मीन एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू, ये एक्चुअली एवरेज वैल्यू देता है। ठीक है, और इन जनरल के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ये dq इक्वल टू एम एस डी टी, है ना। बाकी इंटीग्रेशन वगैरह भी हम लोग अप्लाई करते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। कुछ क्वेश्चन भी एक हम लोग लास्ट में कर लेंगे, है ना, जिसमें इंटीग्रेशन आता हो। ठीक है, खैर तो ये आप नोट कर लें। ये था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसका भी आप डेफिनेशन लिख लें। इसमें आप लिखें व्हेन हीट इज गिवन, when heat is given to a body and its temperature, when heat is given to a body and its temperature increases, and its temperature increases, comma, the heat required to raise the temperature of unit mass of a body, the temperature of unit mass of a body through 1 degree Celsius, is called the specific heat capacity. It's called the specific heat capacity, or simply specific heat, of the material of the body, यहाँ भी इसका आप यूनिट लिख सकते हैं, है ना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का अगर यूनिट की बात करें तो जूल पर केजी, आप यहाँ से देख सकते हैं जूल पर केजी, और ये क्या हो जाएगा कैलोरी, या फिर आप कैलोरी का फॉर्म में कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये लिख सकते हैं, है ना। तो ये था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके बाद हम लोग नोट करेंगे, हम लोग कैलोरीमेट्री की अगर बात करें, चूँकि
क्योंकि आप लोग पढ़े नहीं हो तो कुछ डेटा है जो कि आप लोग ध्यान रखना है ना, वो डेटा हम डायरेक्ट बतला रहे हैं। कैलोरीमेट्री में भी वो आपको डेटा डायरेक्ट ही बतलाया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर, वाटर का जो स्पेसिफिक हीट होता है, वाटर का स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या होता है? वाटर का स्पेसिफिक हीट का मतलब होगा कि अगर यूनिट अमाउंट ऑफ वाटर है तो उसके 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए, दैट इज स्पेसिफिक हीट फॉर वाटर, एंड दिस इज जनरली 1 ग्राम अगर इसे कैलोरी में लिखना चाहते हैं, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। वाटर के लिए कितना होता है? एंड अगर हम लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस के लिए बात करें, आइस के लिए ये अप्रॉक्स 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस होता है। अगर हम लोग ये स्टीम के लिए बात करें, स्टीम के लिए, आइस के लिए और स्टीम के लिए लगभग दोनों का क्या होता है? सेम। और कितना होता है? 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और वाटर का लिए 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, है ना। इसको ध्यान रखें, हम लोग को डायरेक्ट यूज आएगा क्वेश्चन में। तो ऐसा करते हैं, इसमें यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन ही कर लिया जाए, प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन लिखे, फाइंड द हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, find the heat required to change the temperature of 200 gram water, change the temperature of 200 gram water from 40 degrees Celsius to 60 degrees Celsius, from 40 degrees Celsius to 60 degrees Celsius। यहाँ पे हमें अमाउंट ऑफ हीट फाइंड आउट करना है, एंड यहाँ पे ध्यान दें, हम लोग यहाँ पे अगर बात करें तो भी रिजल्ट डेल्टा Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देख लो कितना अमाउंट दिया गया है। क्वेश्चन में दे रखा है 200 ग्राम वाटर, 200 ग्राम वाटर, 200 ग्राम वाटर, एंड वाटर के लिए अगर S की बात करें तो हम यहाँ पे देख चुके हैं 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और अगर चेंज इन टेम्परेचर की बात करें, चेंज इन टेम्परेचर की, तो कितने से कितने बोला है? क्वेश्चन में बोला है फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री टू 60 डिग्री सेल्सियस किया गया है, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ? 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखना, जो कि मेजरमेंट ऑफ हीट जब पढ़ते हैं तो वहाँ यह सब बताया जाता है कि टेम्परेचर का वैल्यू इनिशियली किसी भी यूनिट में दिया हुआ हो, चाहे वो डिग्री सेल्सियस में हो, केल्विन में हो, फ़ारेनहाइट में हो, जो भी हो, है ना, जिस यूनिट में भी हो। जब हम लोग ये चेंज इन टेम्परेचर की बात करते हैं, चेंज इन टेम्परेचर की, तो किसी भी यूनिट में आप उसका डिफरेंस लो, जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा वो सेम आएगा। एंड जैसे ये जो इनिशियल यूनिट दिया गया है वो डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, हम उसे चेंजिंग टेम्परेचर फाइंड आउट किए तो 20 डिग्री सेल्सियस आया, है ना। 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना आ गया? 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो 20 डिग्री सेल्सियस आया, इसे हम चाहें तो 20 केल्विन भी लिख सकते हैं। मतलब चेंज जो होता है उसे आप किसी भी यूनिट में लिख सकते हो, ठीक है, इसे ध्यान रखना। तो अब यहाँ पे सारा डेटा मालूम है, तो हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि डेल्टा Q कितना होगा, M। और यहाँ पे आप कोशिश करें कि जो भी डेटा पुट करोगे वो यूनिट के साथ, उससे क्या होगा कि यूनिट वगैरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी यूनिट का प्रॉब्लम हो जाता है। तो M का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 200 ग्राम इंटू S का वैल्यू 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस इंटू डेल्टा T, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस।
तो यहाँ पे ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट हो गया, डिग्री सेल्सियस से डिग्री सेल्सियस कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या मिलेगा 200 इंटू 20 दैट इज 2 इंटू 2 तो 4 हो जाएगा और 3 मतलब 4000 और ये क्या है कैलोरी। मतलब यहाँ से कह सकते हैं कि अगर हमें 200 ग्राम पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस करना हो तो उसके लिए कितना हीट रिक्वायरमेंट होगा 4000 कैलोरी। इतना हीट सप्लाई करने से वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये था कुछ बेसिक बातें। एक और भी हम लोग पढ़ते हैं, हेडिंग दे मोलर हीट कैपेसिटी, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। हेडिंग दे मोलर हीट कैपेसिटी और इसे हम लोग सिंबलाइज करते हैं सी से। सी ब्रैकेट में लिख देना सी, मोलर हीट कैपेसिटी सी। मोलर हीट कैपेसिटी में क्या है, आप अभी यहाँ पे देखे थे कि हम लोग जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ रहे थे तो इस केस में क्या था, यूनिट मास के लिए डिफाइन करा गया था कि कितना हीट सप्लाई करा जाए कि उसका 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर जाए। तो सब कुछ यही होगा, सिर्फ मोलर हीट कैपेसिटी में क्या होगा, यूनिट मास के जगह पे यूनिट मोल लिया जाएगा। यूनिट मास के स्थान पे क्या लिया जाएगा, यूनिट मोल। तो यहाँ m के जगह पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स। अगर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस n है, जैसे देखें जैसे एक कंटेनर है, इसमें बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स है ना, मान लो ये n मोल्स एंड इसका इनिशियल टेम्परेचर है T। हमने इसको कुछ हीट सप्लाई करा तो इसका फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया T प्लस डेल्टा T। ठीक है, एंड यहाँ से कह सकते हैं कि डेल्टा T के लिए रिस्पॉन्सिबल कितना हीट है, डेल्टा T। तो यूनिट के लिए क्या आ जाएगा, डेल्टा Q बाई डेल्टा T। तो ये जो आया है ये तो हीट कैपेसिटी है, मतलब ये क्या आया है, दिस इज अमाउंट ऑफ हीट टू इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ दिस सिस्टम। दिस सिस्टम मतलब n मोल्स, n मोल्स के लिए इतना हीट चाहिए। तो 1 मोल के लिए क्या करना होगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इसमें डिवाइड करना होगा। ये है फोर n मोल्स। अगर हम बात करें 1 क्या करना होगा, डेल्टा Q बाई n डेल्टा T, और इसी को हम लोग बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी, है ना, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, यहां से आप ये भी लिख सकते हैं, और डेल्टा Q इज इक्वल टू n C डेल्टा T। अगर हम लोग इसमें एलिमेंट्री केस में बात करें, है ना, एलिमेंट्री केस की बात करें, एलिमेंट्री केस क्या हो जाएगा, ये C इज इक्वल टू dq बाई n dt और dq इक्वल्स टू n c dt, ऐसा लिख सकते हैं एलिमेंट्री केस में, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही अगर डेल्टा के फॉर्म में है तो दिस मोलर हीट कैपेसिटी इज बेसिकली एवरेज वैल्यू, एक्चुअली एवरेज मोलर हीट कैपेसिटी, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो, इसका भी आप डेफिनेशन नोट कर लें। इसमें लिखें if instead of unit mass, if instead INSTEAD, if instead of unit mass we consider 1 mole of a substance, comma, the heat required to change the temperature of 1 mole of a substance, comma, 1 mole of a substance through 1 degree Celsius is called molar heat capacity. Or molar specific heat,
और मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे अगर इसके यूनिट की बात करें, यूनिट क्या हो जाना चाहिए मोलर हीट कैपेसिटी का, जूल पर मोल पर केल्विन या फिर कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। तो ये इस तरह से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे और भी आप एक पॉइंट नोट कर लें, एक्चुअली ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है ये अलग अलग प्रोसेस के लिए, आगे हम लोग जब थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे बहुत सारे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होंगे, है ना। तो अलग अलग प्रोसेस, एक्चुअली अभी जो हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो थर्मोडायनेमिक्स अच्छी तरह से समझ पाए उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते चलना है। तो ये जो मोलर हीट कैपेसिटी है ये अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग इसका वैल्यू डिफाइन होता है। तो इसमें एक पॉइंट आप नोट कर लें, the molar heat capacity of a gas, the molar heat capacity of a gas depends on thermodynamic process, depends on thermodynamic process। अलग अलग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगा तो मोलर हीट कैपेसिटी का वैल्यू भी अलग अलग होगा, मतलब इसका कोई यूनिक वैल्यू नहीं होता है। जैसे वाटर के लिए हमने बोल दिया क्या स्पेसिफिक हीट होगा 1 ग्राम पर डिग्री, है ना। क्या था स्पेसिफिक हीट की अगर बात करें तो स्पेसिफिक हीट के केस में क्या हो जाएगा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, है ना। तो वो तो एक यूनिक वैल्यू है, बट अलग अलग प्रोसेस के केस में क्या हो जाएगा अलग अलग। और एक बात ये भी ध्यान रखें कि हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो गैसेस के लिए पढ़ रहे हैं, लिक्विड के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ध्यान दें, अगर हम लोग बात करें मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी और आइसोबारिक प्रोसेस, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हमने आइसोबारिक प्रोसेस। ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स जब स्टार्ट होगा। तो अभी आप सिर्फ ये जान लो कि आइसोबारिक प्रोसेस मतलब कांस्टेंट प्रेशर। आइसोबारिक प्रोसेस का मतलब है प्रेशर को क्या रखा गया है कांस्टेंट, ठीक है। तो इस केस में जो हम लोग जो फॉर्मूला है जैसे ये dq = NCDT, है ना। तो इस हालात में हम लोग dq = लिखेंगे NC के जगह पे CP और ये dt, सब कुछ वही रहेगा सिर्फ C। ये तो जनरल फॉर्म है, मतलब इन जनरल C, बट कांस्टेंट प्रेशर के केस में कुछ अलग वैल्यू होगा। उस अलग वैल्यू को हमने क्या मान लिया CP। एंड ये जो CP है इसी को क्या बोलेंगे, दिस इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें मोलर हीट कैपेसिटी फॉर आइसोबारिक प्रोसेस था, अगर हम लोग बात करें फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। अब ये आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पे dq = लिखा जा सकता है NCV dt, जहाँ ये CV क्या होगा मोलर हीट कैपेसिटी एट
ठीक है बाबू। अब अगर हम लोग इसे और भी देखें, जैसे ये हो गया आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, इन सभी का सीवी का वैल्यू भी हम लोग आगे डिराइव करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है। अभी तो बस ये इंट्रोडक्ट करा रहे हैं, आगे हम लोग इसका वैल्यू भी पढ़ेंगे। इसी तरह से अगर हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, आइसोथर्मल मतलब जिसमें टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो उस केस में क्या होगा, जैसे आप C इक्वल टू देख सकते हो, अगर जनरल फॉर्म में बात करें तो C इक्वल टू क्या था, dq बाई एन डी टी। तो उसमें आइसोथर्मल के केस में dt का वैल्यू क्या होगा, 0, मतलब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। उस केस में क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो आइसोथर्मल के लिए जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है, वैल्यू होता है, वो कितना होता है, इनफाइनाइट। तो इस तरह से अलग अलग वैल्यू, ये अलग अलग प्रोसेस के लिए सी का वैल्यू अलग अलग होता है ना, इसे नोट कर लेना। एंड इसके बाद नेक्स्ट लिखें, जैसे है ना, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इसी तरह से थर्ड में लिखें। थर्ड में आप लिखें द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस, द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस for isothermal process is infinity। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट, है ना। नेक्स्ट लिखें फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस C इक्वल टू 0। फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस C इक्वल टू 0। क्यों, C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जनरल वे में C इक्वल टू dq बाई एन डी टी। एंड एडियाबैटिक प्रोसेस हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में ही पढ़ेंगे, वो भी एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है dq का वैल्यू 0। तो इस बार न्यूमरेटर 0 होगा, dq 0 होगा, मतलब न्यूमरेटर 0 होगा, तो क्या हो जाएगा, C का वैल्यू 0, है ना। तो इस तरह से आप देख रहे हैं अलग अलग प्रोसेस के केस में अलग अलग C का वैल्यू मिल रहा है। और इसके बाद एक और भी पॉइंट लिखें, for solid and liquids सॉलिड और लिक्विड के लिए अगर हम, जैसे ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो भी हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, वो गैसेस के लिए, ठीक है। बट अगर हम सॉलिड या फिर लिक्विड्स के लिए बात करें तो यहाँ पे जो C का वैल्यू होता है, C does not depends, सॉलिड एंड लिक्विड्स के केस में जो होगा, C does not depends on process जनरली, ठीक है। हालांकि हमें इस पॉइंट का कोई खास जरूरत है नहीं, बस ये इंफॉर्मेशन के लिए आपको लिखा दिया है ना। सॉलिड और लिक्विड के लिए जो है जनरली C प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है, जनरली, ऑलवेज नहीं, जनरली। इसको ज़्यादा समझने की कोशिश ना करें, बस ये इंफॉर्मेशन के लिए हमने लिख दिया है, ठीक है। तो ये हो गया सॉलिड और लिक्विड के लिए भी। तो इस तरह से कर सकते हैं कि जो C का वैल्यू वो अलग अलग प्रोसेस के केस में अलग अलग वैल्यू अचीव करता है। एंड एक क्वेश्चन आप नोट करें, एक क्वेश्चन लिखें, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम during a specific process is given by S equal to S, इस तरह से S equal to 0.4 प्लस 0.004 T, इस तरह से दिया गया है S का वैल्यू, ठीक है। और इसका जो यूनिट है वो है किलो, दिस इज किलो जूल
पर, यहां लिख दिया जाए, यहाँ लिख किलो जूल पर, इसका डेटा दिया हुआ है केजी में, केजी पर डिग्री सेल्सियस, इस तरह से किलो जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इस तरह से दिया गया। कॉमा दें, कॉमा के बाद लिखें if the mass of the gas is 6 kg, if the mass of the gas is 6 kg and its temperature changes from 25 degrees Celsius, temperature changes from 25 degrees Celsius to 125 degrees Celsius, 125 degrees Celsius, full stop. फाइंड फर्स्ट में लिखे हीट ट्रांसफर, फाइंड फर्स्ट में लिखे हीट ट्रांसफर और सेकंड में लिखे मीन स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस, मीन स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। मीन का मतलब क्या हो गया, एवरेज, है ना, मीन का मतलब हो गया एवरेज। तो ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हम थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं, इस क्वेश्चन का आप खुद प्रैक्टिस करना, बस थोड़ा सा हिंट कर दे रहे हैं। जैसे कि हमारे पास अगर जनरल वे में बात करें तो dq इज इक्वल टू nc डेल्टा टी है ना, ये मोलर हीट कैपेसिटी के केस में है। अगर हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्म में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, msdt। अगर हमें टोटल हीट पता करना है तो इसे इंटीग्रेट भी किया जा सकता है, बोथ साइड लिमिट लगा देंगे, जो भी कांस्टेंट होगा बाहर आ जाएगा, है ना, तो उसको इंटीग्रेट करके लिमिट पुट कर देंगे, है ना। तो इस तरह से भी आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो इसे एक बार ट्राई करना, है ना। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा थर्मोडायनेमिक्स, ये हीट से रिलेटेड कुछ बातें थी, है ना। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा थर्मोडायनेमिक्स। थैंक यू।